हेलो, नमस्कार दोस्तों। एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में जो हम लोग ज्यामिति चल रहा है, हम लोगों का विषय ज्यामिति में हम लोगों ने इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह हमारा है त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में अब तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पढ़ा। इससे पहले जो हमारा पार्ट नंबर 3 था उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि त्रिभुज की जो हमने विभिन्न प्रकार के केंद्रकों की बात किया था, उसमें सबसे पहले नंबर पे था, जो पहला नंबर था केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। फिर दूसरे नंबर पे जो था हमारा वह था लंब केंद्र। तीसरे नंबर पे जो हम लोगों ने पढ़ा था वह था अंतः केंद्र। और जो चौथे नंबर पर था वह था परिकेंद्र। अगर हम इसकी बात करें तो आपने यहां एक चीज पढ़ा था अगले पॉइंट में कि वह कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसका केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र या परिकेंद्र जो तीनों होते हैं एक ही बिंदु होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं समपाती बिंदु होते हैं। तो आपका जवाब आएगा कि वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप कहेंगे वह समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि ABC की हम बात करें तो यदि समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज हम किसे कह रहे थे कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों या बराबर हों, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कह रहे थे। यही था ना। तो देखिए समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका केंद्रक, यानी केंद्रक ज्ञात करने की हमारी विधि क्या थी, तो आपने केंद्रक ज्ञात करने में यह चीज पढ़ा था कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भैया, यह मध्यिका कहलाती है। और यह मध्यिकाएं आपस में जहां काटती हैं उसी का नाम केंद्रक है। यह अगर हमने मध्यिकाएं खींच दिया तो यह मध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर काटेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी उसी का नाम क्या होगा, केंद्रक होगा। देखिए यही केंद्रक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने अगला पढ़ा था लंब केंद्र। लंब केंद्र में क्या पढ़ा था कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो सम्मुख भुजा पर आप अगर यहां पे क्या नाम है, अगर हम कहें तो मध्यिका खींचिएगा तो यह मध्यिका कहां होगी, सम्मुख भुजा पर लंब ही होगी, अर्थात वही एक ही रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं कि लंब केंद्र या लंब केंद्र दोनों एक ही बिंदु पे काटते हैं या एक ही रेखा से होकर आते हैं। फिर देखिए अंतः केंद्र। अंतः केंद्र निर्धारित करने के लिए आप क्या किया था, कोणों का अर्धक हम लोगों ने किया था ना। यहां आप देखिएगा जब कोणों का अर्धक करिएगा ना तो यह रेखा ही इसके कोणों का अर्धक होती है, और यहां भी करिएगा तो यह रेखा इसके कोणों का अर्धक होती है। इसके बाद हमने कहा था परिकेंद्र, और जब हम परिकेंद्र की बात कर रहे थे तो परिकेंद्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि भुजा का लंबार्धक, यानी ऐसी रेखा खींचें जो भुजा पर लंब हो और भुजा को समान दो भागों में विभाजित भी करे, वही लंबार्धक है। तो आप देखेंगे यहां से यह इस पर लंब भी होगी और भुजा को समान दो भागों में विभाजित भी करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं, आपने 2 पॉइंट कल नोट किया था जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए जो पहला पॉइंट था तो आपने कहा था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक। फिर अगला पॉइंट था लंब केंद्र। फिर अगला पॉइंट था अंतः केंद्र। फिर अगला था परिकेंद्र। क्या होते हैं भैया, अगर हम कहें तो जो भी होते हैं यह अंतः केंद्र हो, चाहे वह परिकेंद्र हो, चाहे केंद्रक हो, चाहे आप कह सकते हैं कि लंब केंद्र हो, एक ही बिंदु होते हैं, एक ही बिंदु होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आपने देखा था, दूसरा पॉइंट क्या था कि आप देखेंगे तो यहां देखिए जो मध्यिका हो यानी कि समबाहु त्रिभुज, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें
की मध्य का, फिर क्या हो गया, तो आप कहेंगे शीर्ष लंब, फिर जो अगला नंबर आएगा वह होगा कोणार्धक, फिर जो अगला नंबर आएगा लंबार्धक। एक लंबार्धक एक समपाती रेखा होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र या परिकेंद्र एक ही बिंदु होगा। और दूसरा चीज, यदि समबाहु त्रिभुज होगा तो हम कह सकते हैं कि चाहे वह मध्यिका हो या शीर्ष लंब हो या कोणार्धक हो या लंबार्धक हो, सभी रेखाएं खींचेंगे तो एक ही रेखा होगी, यानी कि यह सब समपाती होते हैं ना। अब चलिए इससे आगे हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए त्रिभुज में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है और त्रिभुज की हम रचना कर सकते हैं कि इन आधारों पर रचना हम करते हैं, यह चीज हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि किस आधार पे हम त्रिभुज को सर्वांगसम बता सकते हैं। देखिए अब आ गई बात हमारी त्रिभुज की सर्वांग समता। देखिए त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, सर्वांग मतलब सभी, सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है भाग, यानी कि वह दो त्रिभुज जिसके सभी अंग या भाग समान हो, उसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं भैया, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं यह पॉइंट कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं तथा संगत कोण के जब बराबर हो तो वही त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। या फिर दूसरे तौर पे भी हम यह कह सकते हैं कि दो ऐसे त्रिभुज अगर एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दिया जाए तो वह उसको पूरी तरह से ढके, न ज्यादा ढके न कम ढके, तो उन्हीं दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज की अपने नियम होते हैं और उन्हीं आधारों पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे हम सर्वांग समता दिखाते हैं त्रिभुजों की। तो देखिए आपने सर्वांग समता को समझा कि दो ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो भैया, समान हो, उन्हीं त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। यही था ना। अब देखिए इनके आधार पे हम कैसे दिखा सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, किन आधारों पे सर्वांगसम दिखाया जाता है। तो देखिए पहला है, एक आता है भुजा, भुजा और भुजा के आधार पर, यानी जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड। यानी कि अगर हम कहा जाए तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों, जैसे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, चलिए अगर यहां पे कहा जाए कि यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो तथा यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो यह त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। यानी कि आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं या होते हैं।
यानी कि यहां एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे देखिए ए बी जो भुजा है यदि बराबर हो जाए ए डैश बी डैश भुजा के, और जो बी सी भुजा है वह बराबर हो जाए बी डैश सी डैश भुजा के, और जो ए सी भुजा है वह बराबर हो जाए ए डैश सी डैश भुजा के, तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के। इस आधार पे हम सर्वांग समता दिखा सकते हैं ना। तो देखिए पहला हमने कहा या पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यह पहला नियम है सर्वांग समता का। सही है, इसे नोट कर लीजिए, तब तक मिटाते हैं इसे। देखिए जो दूसरा नियम कहता है भैया, यह तो पहला नियम था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। अब देखिए जो अगला नियम कहता है, जो दूसरा पॉइंट आपका है, वह क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं दूसरा जो आपका है भुजा कोण भुजा। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए भुजा को हम साइड, कोण को एंगल और भुजा को साइड, यानी साइड एंगल साइड की बात करें तो हम देखिए यहां पे कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं, दो भुजाएं और एक कोण। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक संगत कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे भैया, सर्वांग सम होंगे। यही ना। अब देखिए यहां अगर हम बनाएं, देखिए मान लीजिए यह त्रिभुज एक तो है, दूसरा त्रिभुज यह हो गया। तो अगर हम बात करें यहां से कि मान लीजिए यह भुजा इस भुजा के बराबर हो और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो तथा इनके बीच जो कोण बन रहा है वह कोण भी आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। यानी आप लिख सकते हैं, देखिए साइड एंगल साइड, दो भुजाएं बराबर दिखाई गई ए बी सी, और यहां ए डैश बी डैश सी डैश हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, यहां पे आइए लिख सकते हैं कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण जब दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाओं तथा संगत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिए जैसे इस त्रिभुज की यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है जबकि यह भुजा इस भुजा के बराबर है और इनके बीच जो कोण बन रहा है यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सही है। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के। इस आधार पे हम दिखा सकते हैं ना कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। मतलब इन आधारों पे भी हम त्रिभुजों की सर्वांग समता दिखा सकते हैं। अब अगला जो नंबर आता है, चलिए जो तीसरा नंबर हमको पढ़ना है, अब जो तीसरे नंबर की हम बात करेंगे भैया वह है एंगल साइड एंगल की बात करेंगे, यानी कोण भुजा कोण की बात करेंगे। और यही तीन महत्वपूर्ण होते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। बस सर्वांग समता में हमको तीन चीज जानना जरूरी है। देखिए जो तीसरा है वह क्या है, कोण भुजा कोण।
यानी अब जो हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कोण भुजा और कोण की बात करेंगे ना। यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यानी जो उससे संलग्न भुजा है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और दो एक संगत भुजा के जब बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि बात करें, ध्यान दीजिए, यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज है, दो त्रिभुज हमने बना लिया। अब देखिए यहां देखने का हम प्रयत्न करेंगे ए बी और सी, यहां होगा ए डैश बी डैश और सी डैश। अगर यहां पे हमने दिखा दिया कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, ठीक, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के जब दो संगत कोण और संगत भुजा के बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। जब एक त्रिभुज की एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा जब दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे या होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जो कोण ए है वह बराबर है कोण ए डैश के तथा जो कोण बी है वह बराबर है कोण बी डैश के तथा जो भुजा ए बी है वह बराबर किसके है भैया, ए डैश बी डैश के ना। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के। यह तीन सर्वांग समता के जो अपने नियम हैं यह चलते हैं। और एक आता है जो नियम है जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज में आता है, तो आ जाइए उसे भी पढ़ लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज है उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम क्या है। चलिए देखिए, अगर अगली हम बात करें तो समकोण त्रिभुज की जब हम बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज में जो सर्वांग समता का नियम चलता है वह क्या है भैया, तो आप एक चीज लिख सकते हैं यहां पे कोण, यानी जिसको हम लिख सकते हैं समकोण। समकोण, फिर आपका आता है कर्ण, फिर आपका आता है भुजा। यानी कि समकोण को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं राइट एंगल, फिर आप कर्ण को यश से दिखाते हैं, फिर आप भुजा को यश से दिखा ही रहे हैं, तो यच आर यच यस, ठीक है। आर यच यस की अगर हम बात करें तो इस आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यही है ना, देखिए यह सर्वांगसम त्रिभुज है, तो देखिए ए बी और सी, ए डैश बी डैश और सी डैश, यह समकोण त्रिभुज है। अगर हम कहें कि यह जो कोण तो 90 अंश का होगा, ये तो कंफर्म है, अगर दोनों जो है समकोण त्रिभुज हैं तो यह भी कोण 90 अंश का होगा और यह भी कोण 90 अंश का होगा। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अब यह जो कर्ण है हाइपोटेनस जो है, यानी जिसको हम यश से दिखाते हैं, तो यदि इसके जो कर्ण भी हैं आपस में बराबर हैं और कोई एक भुजा जो है, मान लीजिए यही भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी लिखा जा सकता है कि जब या समकोण त्रिभुज
जब एक त्रिभुज का समकोण, कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण, कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हो तो उसे हम सर्वांग समत्रिभुज कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में हम सर्वांग समता की बात करें तो देखिए 90 अंश का कोण तो ऑलरेडी बराबर होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अगर कर्ण दोनों के बराबर हो जाए भैया, अगर यह जो कर्ण है अगर आपस में बराबर हो जाए तथा एक कोई भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण B डैश, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं तो बराबर होंगे ही। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो BC भुजा है वह बराबर है B डैश C डैश भुजा के, और जो कर्ण है वह बराबर है कर्ण के। तो इस आधार पे हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश के। इस आधार पे हम त्रिभुजों की सर्वांग समता दिखा सकते हैं। तो देखिए यही 4 नियम चलते हैं सर्वांग समता का। अब एक आता है जो हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता की। अब थोड़ी सी इसे समझ लेंगे। देखिए त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता में अंतर होता है, क्योंकि अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि त्रिभुजों की हम सर्वांग समता किसे कहते हैं या त्रिभुजों की समरूपता किसे कहते हैं। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां त्रिभुजों की सर्वांग समता को हम लोग समझे। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं त्रिभुज की समरूपता। अब देखिए त्रिभुज की अगर हम समरूपता की बात करें, सिमिलरिटी की बात करें, तो आज हम सिमिलरिटी की तरफ चलते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के जब बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो एक सर्वांगसम त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हो सकता है, लेकिन एक समरूप त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम त्रिभुज होगा यह संभव नहीं है। क्योंकि यहां समझिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमने यह बनाया है, दूसरा त्रिभुज हमने यह बना दिया। अब यहां हम दिखा दिए भैया कि ए बी और सी, ए बी और सी। अगर हमने मान लिया कि यहाँ 10-10 सेमी की सभी भुजाएं हैं, यहाँ हमने मान लिया कि ठीक है 8-8 सेमी की सभी भुजाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब यह सभी भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। यानी यह भी कोण 60 अंश का, यह भी 60 अंश का, यह भी 60 अंश का, यहाँ भी देखिए यह भी 60 अंश का, यह भी 60 अंश का और यह भी 60 अंश का होगा ना। अब देखिए यहाँ एक चीज कहा जा सकता है कि जो कोण A है, A डैश B डैश C डैश, यानी जो कोण A है वह बराबर है कोण A डैश के, सही है। फिर उसी तरह से कोण B जो है वह बराबर है कोण B डैश के, और जो कोण C है वह बराबर है कोण C डैश के। यानी कि यहां तो बराबर दिखाया गया, लेकिन क्या यहां त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो आपका जवाब आएगा नहीं होगा, क्योंकि यह त्रिभुज बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहां त्रिभुज क्या होंगे भैया, समरूप होंगे, यह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अब जब समरूप त्रिभुज की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, लिखा जा सकता है कि दो त्रिभुज जिनमें एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं।
यानी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखिए यहां पे हम दिखा सकते हैं कि यहां एक त्रिभुज का यह वाला कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है और यह वाला इस कोण के बराबर। हालांकि यहां सब बराबर दिखाए गए हैं, लेकिन इसके बाद अगर दूसरी भी कंडीशन आते हैं तो थोड़ी सी हम बराबर अलग अलग भी दिखाते हैं। लेकिन यहां समझिए, एक त्रिभुज के जिसमें एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तथा एक पॉइंट यहां और नोट कर लीजिएगा, तथा इनकी भुजाओं में अनुपातिक संबंध होता है। इनकी भुजाओं में अनुपातिक संबंध होता है, यानी कि हम कहें त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के, तो यहां भुजाओं में संबंध कैसा होगा भैया? तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, यहां देखिए बी सी बटे बी डैश सी डैश तथा ए सी बटे ए डैश सी डैश। इस आधार पे हम इसको दिखाते हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं में क्या होता है? अनुपातिक संबंध होता है, इनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहां समझिए, एक त्रिभुज जो है, यानी कि एक जो सर्वांगसम त्रिभुज है वह समरूप त्रिभुज हो सकता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या एक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकता है? तो आपका जवाब आएगा हाँ, हो सकता है। लेकिन वही प्रश्न आ जाए कि क्या सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो सकता है? तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं भी हो सकते हैं, यह भी कंडीशन हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के अगले पार्ट को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन चीजों का हम लोग अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए अगर हम कहें कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमेशा पार्ट को देखते रहिए। एकदम सीरियल वाइज आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।